तो आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है और आंदोलन खत्म होने के अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। आधी रात तक चली किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत में कोई हल नहीं निकला। हालांकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर ही बैठे हैं और आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत अभी बेनतीजा रही है। 5 घंटे की बैठक में नहीं निकला कोई समाधान। रविवार को फिर चौथे दौर की बातचीत होगी। एमएसपी समेत 3 मांगों पर अड़े किसान। रविवार तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच 5 घंटे की बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। तो तीसरे दौर की बातचीत में क्या क्या हुआ, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सकारात्मक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बातचीत सकारात्मक रही है, ये उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और रविवार को अगली बैठक करेंगे जिसमें बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो 3 मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा क्या है? एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी। दूसरा मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो। और तीसरा जो विषय है वो है किसानों की कर्ज माफी का, जिसको इस चर्चा में उठाया गया। और इधर देखिए, इंटरनेट बहाल हो इसकी भी बात कही गई है। साथ ही हरियाणा से बात करे केंद्र, ये पंजाब के सीएम ने अपील की है। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करेंगे, ये भी कहा गया है पंजाब के सीएम की तरफ से। तो ये तमाम अहम फैक्ट्स हैं, बातें हैं। इस बातचीत अभी चर्चा जो हुई है उसको लेकर किसानों से बातचीत के बाद अर्जुन मुंडा ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई, ये कहना है अर्जुन मुंडा का। रविवार को अगली बैठक में फिर बात होगी, फिर आगे चर्चा की जाएगी। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। और बैठक में शामिल किसान नेताओं ने टीवी9 पर कहा, सरकार से लंबी और सकारात्मक चर्चा हुई। ये कहना है किसान नेताओं का। रविवार तक हल नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। रविवार तक किसी तरह आगे बढ़ने से रोकेंगे। युवाओं को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं। हमारे साथ गुरमुख सिंह जी हैं, अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। गुरमुख सिंह जी, क्या बातचीत हुई और कितनी पॉजिटिव बातचीत रही? आप लोग को उम्मीद है कि आपकी बातों को सुना जाएगा, उनका हल निकलेगा? देखो जी, हमने पूरा पुरजोर इस बात पे हमने पूरा जोर लगाया है अंदर। और इस बात के उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें आप जो है इतवार तक का टाइम जो आप दे दोगे तो बहुत बढ़िया है। केंद्रीय पूर्व मंत्रियों से साथ बात करके और हम कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे। और दूसरी बात हमने ये उन्होंने बड़े बड़े ये आपके पता है कि भाई अभी दिखाए भी गए हैं, ऐसे ऐसे एटम बम, गोलियां 315 बोर, ये क्या कुछ बहुत कुछ किया है उन्होंने। मगर उसके लिए भी हमने कहा भी आप लोग जो उधर से वो बरसा रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर ऐसे आप बरसाते रहे तो ये सिस्टम वो दूर नहीं है। गुरमुख सिंह जी, आपके लड़के आगे बढ़ते हैं, युवा किसान जो आगे जाते हैं, तब वो सब एक्शन लेना पड़ता है पुलिस को। तो अब रविवार तक वो लोग बैठे रहेंगे, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे? देखो, ऐसा है, पूरी हमें समझाने की हमारी पूरी कोशिश है। मगर आपको पता है कि भी ये झूठ है। जब वो ये बढ़ना तो हमारे बस का जो सिस्टम नहीं, पर हमारी प्रयास यही रहेगा भाई आगे जो है नहीं ये लड़के ना बढ़े। लेकिन फिर आप पुलिस कार्रवाई पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप कह रहे हैं यूथ पे काबू नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर पुलिस भी का काम भी तो है उनको रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना। अभी बातचीत जारी है आपकी? देखो, हम तो मैंने बताया है ना कि भाई हम अपने तरीके से उसको इतवार तक तो वो डिले करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। इतवार को अगर नहीं करते तो फिर हमारा मिशन तो आगे जाने का ही है और आर पार की लड़ाई, और जाएंगे वहाँ दिल्ली तक जाएंगे।
और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद का ऐलान। शाम 4 बजे ग्रामीण इलाकों में चक्का जाम। परीक्षा को देखते हुए हाईवे चालू रहेंगे। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। तो भारत बंद को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स हैं, जल्दी से उन पर भी नजर डालते हैं। क्या बड़ी बातें हैं इस भारत बंद से जुड़ी हुई। तो आज शाम 4 बजे तक बंद, प्रमुख रास्तों पर चक्का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, ट्रेड यूनियन का भी समर्थन है। तो ये अहम बातें इस बंद को लेकर। और देखिए, इन सब का असर पंजाब में भी पड़ेगा, ये भी साफ है। सड़क मार्ग 4 घंटे तक बंद रहे और सभी निजी बसें बंद हैं। एसजीपीसी दफ्तर, शिक्षण संस्थान भी बंद है। 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया जाएगा और परीक्षा सेंटर 1 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर की बात करें तो खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन का प्लान बंद देखते हुए भारी ट्रैफिक डायवर्जन। 3 घंटे के लिए टोल फ्री रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 भी लागू की। और दिल्ली के अलीपुर में पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, अलीपुर की भीषण आग से 7 लोगों की मौत हो गई। ये भी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी दुर्घटना, 7 लोगों की मौत इस अग्निकांड में। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एक कंपनी में लगी थी, उसकी वजह से बढ़ गई, सारे में घरों में बढ़ गई। खबर बिहार से है। बिहार में दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव किया गया। तनाव के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया। रूस और नाटो के बीच महायुद्ध आरंभ होने जा रहा है। पुतिन ने नाटो को खत्म करने की युद्ध नीति बनाई है और पुतिन अब अंतरिक्ष में एटमी धमाका करने वाले हैं। क्रेमलिन के आदेश पर रूसी वैज्ञानिक स्पेस में एटम बॉम्ब प्लांट करने जा रहे हैं। अंतरिक्ष में रूस का एटमी ब्लास्ट नाटो के खिलाफ होगा। यह खबर जैसे ही सामने आई, अमेरिका ने संकट काल का ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही रूस से परमाणु युद्ध लड़ने की तैयारियां भी तेज कर दी। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु धमाका करने का मन क्यों बना लिया है। रूस के शिप पर जो हमला हुआ है उसका परिणाम बहुत ही भयावह होने जा रहा है। नेटो की मदद से यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को जिस तरह से डुबाया है, उसका अंजाम बहुत विनाशक होने वाला है। रूसी युद्धपोत पर आक्रमण तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इस एक हमले से रूस और नेटो में महाजंग छिड़ने का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेटो देशों को तबाह करने के लिए पुतिन ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार बिछा दिए हैं। पुतिन सेना स्पेस से नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध कैसे छिड़ेगी, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि रूस सबसे पहले किस नेटो देश पर आक्रमण करने जा रहा है। सेना के टारगेट पर फिनलैंड है और रूसी फौज जल, थल और नभ से
इसी देश पर सबसे पहले हमला कर सकती है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। पिछले साल ही फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ था और इसके बाद से ही पुतिन फिनलैंड पर भड़के हुए हैं। क्रेमलिन फिनलैंड पर इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के साथ ही नेटो की पहुंच रूस की सरहदों तक हो गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना फिनलैंड पर आक्रमण करने जा रही है। इस बात की आशंका उस वक्त बढ़ गई जब रूसी नौसेना ने फिनलैंड की खाड़ी के पास विध्वंसक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूसी नौसेना इस वक्त बाल और बैशन मोबाइल कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमले की प्रैक्टिस कर रही है। सवाल यह है कि आखिर इन घातक हथियारों से रूस वॉर ड्रिल क्यों कर रहा है? बाल मिसाइल सिस्टम में 4 लॉन्चर लगे हैं। इनमें 64 KH-35 एंटी शिप मिसाइलें फिट होती हैं। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को खत्म कर देती है। बाल मिसाइल सिस्टम एक साथ 32 एंटी शिप मिसाइल फायर करने का मादा रखता है। बाल मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा घातक है बैशन मिसाइल सिस्टम। ये याकोन सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इससे जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैशन मिसाइल सिस्टम सिर्फ 5 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है। यह दुश्मन के वॉरशिप, बैटल ग्रुप और लैंडिंग क्राफ्ट को पल भर में ध्वस्त कर देता है। यह 600 किलोमीटर तक लंबे कोस्टल एरिया की सुरक्षा करने में सक्षम है। मतलब ये कि दोनों मिसाइल सिस्टम रूसी नेवी के मुख्य हथियारों में से एक है। अब रूस इन्हीं घातक हथियारों से फिनलैंड पर धावा बोलने की तैयारी कर चुका है। रूस ने फिनलैंड पर हमला किया तो जाहिर है नेटो देश चुप नहीं बैठेंगे, वो भी रूस पर आक्रमण करेंगे। यहीं पर पुतिन और उनकी सेना का असली विनाशक खेल शुरू होगा। नेटो के हमलों को रोकने के लिए, उनके हथियारों को तबाह करने के लिए क्रेमलिन बहुत ही घातक कदम उठाने जा रहा है। पुतिन के आदेश पर उनके वैज्ञानिक अंतरिक्ष में परमाणु बम बिछाने जा रहे हैं ताकि महायुद्ध की स्थिति में नेटो के अस्तित्व को समाप्त किया जा सके। तो पुतिन के आदेश पर रूस के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एटम बम बिछाने जा रहे हैं। ये एटम बम यूरोप के ऊपर आसमान में बिछाए जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर रूस इतना विनाशकारी कदम क्यों उठाने जा रहा है? दरअसल पुतिन और उनकी सेना अब अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से आर पार की जंग लड़ने के मोड में आ चुकी है। अंतरिक्ष में तैनात किए जा रहे रूसी परमाणु बम के टारगेट पर नेटो देश होंगे। रूस अंतरिक्ष में परमाणु धमाका कर नेटो की सैटेलाइट्स के साथ साथ मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त कर देगा। इतना ही नहीं, नेटो सेनाओं के टारगेटिंग सिस्टम को भी तहस नहस करने की तैयारी है। रूस का यह वही विध्वंसक कदम है जिससे अमेरिका समेत पूरे नेटो के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका समेत नेटो देशों में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका और ब्रिटेन है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है उसके मुताबिक रूस जो कर रहा है उससे अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रूस का स्पेस पे एटम बम बिछाना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पुतिन के खतरनाक कदम के बाद अमेरिका ने खुद घोषणा की है कि वो अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खतरे का सामना कर रहा है।
अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने कहा है कि दुनिया में कई तरह के खतरे और चुनौतियां हैं जिनसे हम हर दिन निपट रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन ने हर महीने 1 लाख शेल बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ब्रिटेन नेटो देशों को दर्जनों चैलेंजर टैंक भेज रहा है। इतना ही नहीं, रूसी सीमा से सटे नेटो देशों में 1000 बंकर बनाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर रूस के खिलाफ इन बंकरों का इस्तेमाल किया जा सके। बाइडेन के बंकर प्लान की जानकारी पुतिन के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने न सिर्फ नेटो देशों से लगती सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी, बल्कि नेटो के इस कदम से निपटने की रणनीति भी बना रहे हैं। मतलब ये कि तैयारी दोनों तरफ से है। वो वक्त दूर नहीं जब रूस और नेटो में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस जंग में ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन को ड्रोन पावर से लैस करने की तैयारी में है। 13 देशों ने एक ड्रोन गठबंधन तैयार किया जिसका मकसद यूक्रेन को लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन देना है। गठबंधन में शामिल देशों ने यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है। सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब ड्रोन वॉर में बदलने वाली है? ये यूक्रेन के प्रतिशोध का आगाज है। ये सबूत है कि ज़ेलेंस्की 2024 में भी रूस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। चौदह फरवरी के दिन यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसके बाद कहीं ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा, कहीं इमारत प्रचंड अग्नि में स्वाहा हो गई। तो कहीं इमारत की छत से आग की लपटें उठने लगी। रूस के शहर दहल रहे हैं, धधक रहे हैं ज़ेलेंस्की आर्मी के गुरिल्ला प्रहार से। रूस के अलग अलग इलाकों में प्रचंड अग्नि दहन हो रहा है। मॉस्को से बेलगोरोद तक यूक्रेन आक्रामक हो चुका है। यूक्रेन के जवान रूसी शहरों पर बारूदी प्रहार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जो यूक्रेन हथियार डिपो खाली होने के दावे कर रहा था, हथियार नहीं मिलने की सूरत में सरेंडर की बात कर रहा था, वो अचानक रूसी सेना ही नहीं, रूस के शहरों तक को दहला रहा है। यूक्रेन आर्मी के इस आक्रामक रुख की वजह आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते रूस की विजुअल रिपोर्ट देख लीजिए। ये वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर गोरिल्ला प्रहार किया। हमले के बाद रूस का ऑयल डिपो धू धू कर जलने लगा। रूस के क्रास्नोदर में भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद यहां मौजूद एक अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लग गई। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के इन हमलों के पीछे ज़ेलेंस्की के नए सेनापति ओलेक्जेंडर सिर्स्की का दिमाग है, और सिर्स्की को यह हिम्मत पश्चिमी देशों के उस ऐलान से मिली है जिसने पुतिन की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। पश्चिमी देशों ने एक ड्रोन कोलिशन बनाया है। ड्रोन कोलिशन का मकसद यूक्रेन को मजबूत करना है। ड्रोन कोलिशन में कुल 13 देश शामिल हैं। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, लातविया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया और लिथुआनिया। रूस यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। पश्चिमी देश जानते हैं कि किस तरह ड्रोन बाजी पलट सकते हैं। रूस को हराने के लिए यूक्रेन की ड्रोन पावर को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए ये ड्रोन कोलिशन बनाया जा रहा है।
इस समूह में शामिल सभी देशों की कोशिश यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मारक ड्रोन पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन के जवान बिना जान गंवाए रूस की सेना को दहला सके। इस कोलिशन में यूक्रेन को 10 लाख ड्रोन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरा करने के लिए नीदरलैंड्स ने 17,832 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने 1,660 करोड़ की मदद की घोषणा की है। पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। साल 2024 में पश्चिमी देश यूक्रेन को भारी संख्या में हथियार सप्लाई करने की तैयारी में है, जिसका ऐलान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया है। 2024 में यूक्रेन को बड़ी संख्या में हथियारों की जरूरत है। हम 2023 की तुलना में यूक्रेन को 4 गुना ज्यादा हथियार पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। युद्ध का परिणाम असेंबली लाइन पर भी निर्भर करता है। 2024 में जर्मनी ने हथियार निर्माण के लिए 3.5 बिलियन यूरो का बजट रखा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के नए आर्मी कमांडर ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने रूस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने की तैयारी की है, जिसके लिए सिर्स्की और ज़ेलेंस्की के बीच बीते एक हफ्ते में 6 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है। इन मीटिंग में रूस पर हमले और सैनिकों के नए हथियार पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इन मुलाकातों का असर वॉर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नए गाइडेड बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो लुहांस्क का है। दावा है कि ये हमले GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्चर स्मॉल डायमीटर बम से किया गया। GLSDB गाइडेड बम अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर है, वजन 113 किलो। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 हाइमर्स से लॉन्च किया जा सकता है। ये बम 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी कंक्रीट की दीवार में छेद कर सकता है। GLSDB गाइडेड बम की सबसे बड़ी खासियत उसका अचूक हमला है, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल ये बम नेविगेशन सिस्टम से लैस है, जो इसके हमले को अचूक बनाता है। ये गाइडेड बम इसी साल जनवरी में यूक्रेन पहुंचे थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने करना शुरू कर दिया। दावा है कि बहुत जल्द रूसी शहरों पर इन बमों से हमला कर सकता है। पश्चिम की तैयारी और यूक्रेन के रुख से साफ है कि 2024 में जंग नया टर्न लेने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।